हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम है जो कि एक सॉल्यूशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आवेदन फॉर्म में आपके काफ़ी प्रॉब्लम आ रही कि कैसे भरा जाए, ठीक है? और उस आवेदन फॉर्म में आपकी क्या-क्या चीज़ें आएँगी, ज़रा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये आवेदन का प्रारूप है, जितने भी जनपद हैं, सबका एक ही प्रारूप होगा जो कि ये है, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये कैसे डाउनलोड होगा, मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो के लास्ट में। आपको ये पीडीएफ इस फॉर्म की पीडीएफ आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका ये। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले आपको नवीनतम फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है? जो भी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी और उसको स्वप्रमाणित नवीन फ़ोटो करनी होती है, स्वप्रमाणित करनी होगी दोस्तों यहाँ पर। स्वप्रमाणित माने सेल्फ यहाँ पर आपको साइन करने पड़ेंगे और थोड़ा आपका साइन जो होगा वो फ़ोटो को टच करते हुए होगा। चलिए, पहले पॉइंट में आ जाइए। आवेदन का नाम, आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। माता का नाम, पिता का नाम और पति का नाम अगर आप शादीशुदा हैं। जन्म तिथि हाई स्कूल अंक के अनुसार। जो गृह जनपद होगा मतलब अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतीक पर जो होगा गृह जनपद, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अस्थायी पता आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सर गृह जनपद पूछा हुआ है और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायापत्री सही करें, मतलब गृह जनपद ही पूछा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि अब आप अलग जनपद में आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल आप सभी जनपद में आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप चमोली के हैं तो टिहरी में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है आपके नोटिफ़िकेशन में, आपके नियमावली में कि एक विद्यार्थी अलग जनपद में आवेदन नहीं कर सकता है। तो आप अलग जनपद में भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अस्थायी पता आपको यहाँ पर लिखना है, अस्थायी पता क्या होगा? इसके साथ ही साथ आपका पत्र व्यवहार, जो पत्र व्यवहार का पता होगा वो भी आप लिख लीजिएगा। और 9वाँ पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूँ अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान वर्ग में आपको लिखना पड़ेगा या आप कला वर्ग के हैं तो आपको विज्ञानोत्तर लिखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ पॉइंट 10 में आ जाइए, इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2020 1 जुलाई 2020 तक आपकी आयु क्या होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आरक्षण की श्रेणी अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, तो आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेगा, उसकी छायापत्री, ठीक है? मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और आइए आगे चलते हैं। आगे चलने पर नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये पार्ट है नंबर 13। नंबर 13 में क्या है? शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता आपको भरनी पड़ेगी। अब शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता में क्या-क्या भरना पड़ेगा देख लीजिए। नंबर 13 पॉइंट हाई स्कूल। हाई स्कूल में सबसे फर्स्ट है हाई स्कूल, वर्ष, श्रेणी कौन-सी होगी? विषय, ठीक? विषय आप छोटे उसमें लिख दीजिएगा पाँचों विषय। प्राप्तांक और पूर्णांक। कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं कि पूर्णांक और प्राप्तांक अलग-अलग गलती से डाल देते हैं। प्राप्तांक का मतलब होता है आपने कितना पाया, पूर्णांक का मतलब होता है कितने में से पाया। मान लीजिए कि 500 में से मैंने 300 पाया, तो 500 जो नंबर होगा वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। जबकि प्राप्तांक माने पाना, इसलिए 300 नंबर मेरा क्या होगा? प्राप्तांक होगा। और मोबाइल से कैलकुलेट करके दोस्तों आप इसमें परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है? इसके साथ इंटर, इंटर के लिए भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। स्नातक के लिए भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? और जो डीएलएड विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? डीएलएड विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सैद्धांतिक और इस केस में लिखना पड़ेगा प्रयोगात्मक, ठीक है ना? इसके साथ ही साथ जो बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थी ध्यान दें कि सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक ऐसे लिखेंगे। बट 2017 से बीएड में ग्रेड सिस्टम आ गया।
बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि अपने ग्रेड पॉइंट रखती है और ये मेंशन नहीं करती कि आपके ग्रेड नंबर कितने हैं, प्रैक्टिकल कितने हैं, थ्योरी उसमें कितने हैं, वो कहीं मेंशन नहीं करती है। वो सीधे एक टोटल बना देती है और सीजीपीए में कन्वर्ट कर देती है। ये काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है? और जब आप ऐसे भरोगे तो वहाँ से इसको एरर बता के आपको प्रत्यावेदन माँगा जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है कि आपके जो सीजीपीए ग्रेड सिस्टम है, उसमें आपको जितने भी पॉइंट आपको थ्योरी में मिले हैं, उसको अलग से जोड़ लीजिए और जितने पॉइंट आपको प्रैक्टिकल में मिले हैं, उसे अलग से जोड़ दीजिए और उसका पूर्णांक और प्राप्तांक अलग-अलग निकाल के इसमें मेंशन करिए। ठीक है ना? ये आप मेंशन करिए वहाँ पर और लास्ट में इसके आगे मतलब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एक अलग से बना के बॉक्स, ये सीजीपीए सिस्टम है, ठीक है? सीजीपीए सिस्टम और आप अलग से यहाँ पर एक पेन से या पेंसिल से एक अलग से बॉक्स बना के आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दोनों का योग, जो कि जैसे कि दोनों अगर आपका यहाँ पर जो डीएलएड विद्यार्थी हैं, बीएड विद्यार्थी हैं, यहाँ पर पेंसिल से आप ये मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर कि आपका टोटल योग जो हुआ, टोटल पॉइंट आपके जुड़े जैसे कि 600, मतलब 800 में से 600 पॉइंट आपके आ गए हैं और आपका 7.55 आपका सीजीपीए बना है। तो आप यहाँ पर पेंसिल से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर लिख सकते हैं। उत्तराखंड टीटी और सीटेट फर्स्ट पेपर फर्स्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं और अन्य योग्यता भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने एमएससी या एमए किया हो तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? बट आपकी मेरिट जो बनेगी वो इन्हीं से बनेगी और बस ये है। आइए आगे चलते हैं। इसमें 14 नंबर पॉइंट 14 यहाँ पर देख लीजिएगा, पॉइंट 14 कहाँ गया ये है। तो पॉइंट 14 में योजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। मतलब आपको पंजीकृत संख्या और दिनांक पूछा हुआ है। जिन विद्यार्थियों का पंजीकृत है वे तो डाल देंगे, पर जिन विद्यार्थियों का सेवा पंजीकरण नहीं है, तो वो आवेदन की अंतिम तारीख जो भी आपके जनपद की आवेदन की अंतिम तारीख है, उससे पहले आप वो वहाँ पर कार्यालय में जाके वो बनवा लीजिएगा और वहाँ पर इसमें मेंशन करवा दीजिए, ठीक है? आपको मिल जाएगा वो संख्या और डेट, ठीक है? आपने कब ये इशू करवाया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है? और यहाँ पर 15 में है आपने कितने फोटोस्टेट आपने लगाए हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे और दिनांक स्थान लिख देंगे। आवेदन का यहाँ पर साइन हो जाएँगे और आवेदन का नाम और पता मतलब आपको कैसा करना है, यहाँ पर आप अपने साइन कर दीजिएगा, नाम, ठीक है? और आपका पूरा यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? साइन थोड़ा ऊपर करिएगा। इसके साथ ही साथ अनुबंध पत्र यहाँ पर बताया गया है। इस बार नोटरी नहीं बनाया गया है। पिछले वाली भर्ती में जो आपकी पिछले वाली भर्ती थी उसमें नोटरी बनवाया गया था आपसे ₹100 का या ₹10 का, बट इसमें नोटरी कहीं नहीं बनवाया गया है, ठीक है? बस आपका यहाँ पर ये बताया गया नोटरी का मतलब होता है कि जो आप जितने भी आप ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है और इसमें अगर कोई भी त्रुटि या फर्जी पाया जाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये मतलब डिपार्टमेंट का है। तो इसलिए यहाँ पर अनुबंध चीज़ें बताई गई हैं, अनुबंध पत्र है, जिसमें मैं श्री कुमारी जो भी है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखिएगा, ठीक है ना? और अतः घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ और अभिलेख मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं। यदि कोई भी तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के उपरांत विभागीय निर्णय मुझे स्वीकार होगा, ठीक है? दिनांक और यहाँ पर डाल दीजिएगा और यहाँ पर भी अपना साइन और नाम और पता यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतना आपको काम करना है दोस्तों, ठीक है? प्रत्येक जनपद का यही एक प्रारूप है, प्रत्येक जनपद में यही प्रारूप लगने वाला है।
ठीक है? और कोई कन्फ्यूज़न मुझे नहीं लगता है कि आपको होगी इस फॉर्म को भरने में। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, देख लीजिए। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि पहला काम आपको ये करना है कि दोस्तों सबसे पहले आवेदन पत्र जो आपका होगा, लिफ़ाफ़ा जो होगा, लिफ़ाफ़े के मोटे अक्षर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद बागेश्वर। आप जिस जनपद में कर रहे हैं, उस जनपद का नाम, हेतु आवेदन पत्र और विज्ञप्ति संख्या, ठीक है? और लोग विज्ञप्ति संख्या पूछ रहे थे, तो विज्ञापन जो संख्या होगी दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो विज्ञापन संख्या यहाँ डालना भूल जाते हैं या नहीं डालते हैं। इसके कारण ये यहाँ पर डाल देते हैं। पृष्ठांक संख्या, ठीक है? पृष्ठांक संख्या को ही हम आपका विज्ञापन संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? पृष्ठांकन संख्या जो भी ऑर्डर जो आया वहाँ से डिपार्टमेंट से, ऑफ़िस से जो ऑर्डर आता है, वो पृष्ठांकन संख्या या या विज्ञप्ति संख्या जो भी है, जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसकी संख्या ये कहलाती है, ठीक है? तो आप ये नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, प्रत्येक जनपद का अलग-अलग होगा, तो यहाँ पर ये बागेश्वर जनपद का है, ठीक है ना? तो एक आपको काम करना है, लिफ़ाफ़े में आप मोटे अक्षर में ये लिख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि डिपार्टमेंट में कोई भी डाक आएगी, तो वो एक ही ब्रांच में जाती है, जो कि आवेदन कलेक्ट कर रहे होंगे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसको लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या होगा कि आप निर्धारित प्रारूप तो भर देंगे और आवेदन पत्र के साथ आप शैक्षिक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड और टीटी के जितने भी आपके वो फ़ोटोकॉपी होगी उसका स्वप्रमाणित आपको अपने साइन करने पड़ेंगे। प्रत्येक फ़ोटोस्टेट कॉपी में अपने साइन करके करने पड़ेंगे, ठीक है ना? इसके साथ ही साथ आवेदन पत्र में जो शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता का वितरण में लिखित और प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक पूरा पृथक-पृथक रूप से अंकित करें, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये पहले भी मेंशन बोल रहे हैं ये कि आप अपने जो शैक्षिक और प्रशिक्षण जो योग्यताएँ हैं, उसमें लिखित और प्रयोगात्मक में ये लिखिए, ठीक है ना? प्राप्तांक और पूर्णांक। स्वयं का पता ठीक है? और एक और आपको काम करना है, एक लिफ़ाफ़ा आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है? एक अलग से आपको लिफ़ाफ़ा खरीदना पड़ेगा जिसमें ₹30 का डाक टिकट चिपकाया हुआ हो, ठीक है? ₹30 रुपए का डाक टिकट चिपका दें उसमें, ठीक है? लिफ़ाफ़े में ₹30 का डाक टिकट चिपका दें और स्वयं का पता वहाँ पर लिख दें, ठीक है? और उसके अंदर डाल दें अपने मेन जो लिफ़ाफ़ा है, जो किसका लिफ़ाफ़ा है, जो आप आवेदन पत्र ये लिखेंगे, उसके अंदर यहाँ पर डाल दें और अपने फ़ोटोकॉपी का डाल दें और जो आपने आवेदन भरा है, उसको भी उसमें डाल दें, ठीक है? चयनित समिति के द्वारा ये, ठीक है ना? और यहाँ पर लास्ट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो चयन समिति होगी, वो विद्यार्थियों के अभिलेखों का देखेगी, छानबीन करेगी, जाँच करेगी और मूल अभिलेखों से की जाएगी जो जाँच होगी और जिसकी तिथि संबंध पृथक विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे या क्या होंगे, जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी ये है। ठीक है दोस्तों? तो ये भी आपको हमने बता दिया। और भी कोई डाउट क्वेश्चन हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर ग्रेजुएशन या बीएड में 50% का क्या है? देखिए दोस्तों 50% होना अनिवार्य है। 50% से नीचे वो अ, अनक्वालिफ़ाई हो जाएँगे, ठीक है ना? और 50% जो होता है प्राइमरी शिक्षकों में 50% होना अनिवार्य है, ठीक है ना? स्नातक और बीएड में, ठीक है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 50% होना अनिवार्य है। जितना है उतना मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ जो भी आपके आवेदन जनपद हैं और उसमें आप देख लीजिएगा कि आपने आपकी पोस्ट का कितना डिवाइड हो रहा है। मैं आपको फिर से बता दूँ प्रत्येक 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 वर्ग मतलब जैसे कि एससी कैटेगरी को ले लेते हैं। एससी कैटेगरी में जितनी पोस्टें उनके हाथ में आएँगी,
उसका डिवाइड 50-50% हो जाएगा विज्ञान वर्ग और कला वर्ग और उसके साथ-साथ अलग-अलग चीज़ें हो जाएँगी। जो बीएड विद्यार्थी हैं वो सोच रहे हैं कि ईयर वाइज़ होगा, बिल्कुल होगा। वर्षवार आपकी भर्ती होगी। वर्षवार भर्ती होने के साथ-साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्षवार होगा और जिनका जो आवेदन उनके पास आएँगे उनका वर्षवार बनाया जाएगा। अगर वर्षवार में मान लीजिए कि 2015 का स्टूडेंट नहीं मिलता है, तो वो 2016 में देखेंगे, ठीक है? इसके साथ ही साथ पूरी वैकेंसी देखेंगे।